जय हिंद। तो कल हमने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों, ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। बैलेंस शीट का मतलब वो एक स्नैपशॉट है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट क्या था, खर्चे पानी का जो भी था वो हिसाब किताब होता था, वो इनकम स्टेटमेंट था। तो वो बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी का वो स्नैपशॉट है। वो दिखाता है कि कितना एसेट है, लायबिलिटी और इक्विटी है। इतना सिंपल है। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो कौन से फंडामेंटल पे काम करता है? तो व्हाट योर बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू व्हाट योर बिजनेस ओस। तो ये है बेसिक जिसके ऊपर काम करता है बैलेंस शीट। तो इसका जो इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको अभी के लिए, लेकिन बारी बारी हम एक एक चीज़ समझेंगे कि ये एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। उसके बाद हम ये इक्वेशन को मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे इक्वल टू होता है। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है एसेट। तो एसेट आर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट obtained or controlled by a particular entity as the result of past transaction और इवेंट्स। सारा कुछ ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। एसेट का मतलब ये है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें हम कर बनाते हैं और खर्च उस पर खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, समझ में आ गया कि फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाला है, इसके लिए अब आज हम कुछ बना रहे हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपने घर बनाया। ठीक है, आपने घर बनाया और वो उसको आपने रेंट पे दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका एसेट हो गया, क्योंकि आपको फ्यूचर से भी उसमें इनकम आती रहनी है। उसके लिए आपने आज घर बना लिया है। तो जो भी आपका हुआ वो घर हुआ, वो आपका एसेट हुआ। तो ये चीज़ है। उसमें भी दो तरीके की चीज़ आती है, एक करंट एसेट आता है, एक नॉन करंट एसेट आता है। तो करंट एसेट का मतलब क्या है कि विच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक एसेट ऐसे चीज़ होती है जो कि हम शॉर्ट टाइम में उसमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं कि करंट एसेट है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है कि इज एज अ फिजिकल स्टॉक यू कैन इंटेंड टू सेल फॉर अ प्रॉफिट। तो हम कुछ चीज़ सेल करने के लिए फिजिकल में जो स्टॉक करते हैं उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब वो सारी चीज़ अब अगर आप बेच देंगे तो शॉर्ट टाइम में आपको कैश मिल गया, तो वो आपका हो गया करंट एसेट, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में पैसा मिल सकता है उससे। दूसरा होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे जब कंपनी धंधा करती है तो कैसे चलता है, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट लेनी है या कोई प्रोडक्ट बेची है तो आपको एकदम से पैसा नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट दे नीड टू पे यू बैक, सो अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। मैंने कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो किसी को तो उसको सामने आपको पैसा देना पड़ता है। तो जो पैसा आपको मिलने वाला है थोड़े टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। और कैश का मतलब यही है कि उसको पैसा देना था, वो आपको पैसा दे दिया, तो मतलब हो गया, वो आपका कैश हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब चलते हैं कैश इक्विवेलेंट। ये भी चीज़ आपको बैलेंस शीट में देखने को मिले, कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐसा होगा, लिखा होगा। तो ये क्या होता है, कंपनीज विल समटाइम इन्वेस्ट कैश दैट इज स्टॉक पाइल्ड इन शॉर्ट टर्म एंड हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी क्विकली सोल्ड। तो कंपनी के पास बस ऐसा ही खाली कैश पड़ा रहता है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी कुछ किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती है कि जहाँ पे उसको कुछ तो पड़ा पड़ा कैश ऐसे ही सड़ रहा था, उसके जगह कुछ उसको इंटरेस्ट मिल जाए और वो एकदम लिक्विडेट हो कि थोड़े टाइम में उसको हम बेच भी सकते हैं, और फिर से एकदम हमको जब कैश की ज़रूरत होती है तब हमको कैश मिल जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश के जैसा ही है। एक कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसा ही है, क्योंकि हमको उसको छोटे टाइम में
फिर से निकाल सकते हैं, 5-10 दिन में हम वापस अगर हमको कैश है तो हमको वो मिल सकता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कि कैश इक्विवेलेंट। तो ये छोटी छोटी जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता है उन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो होता है। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री पेमेंट्स। तो वो क्या होता है, इफ़ अ कंपनी पेज अ बिल अहेड ऑफ टाइम इट हैज़ अ क्रेडिट विथ द सप्लायर और मर्चेंट बिकॉज ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीपेड मतलब कंपनी ने एडवांस में पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो वो भी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट होती है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कंपनी ने क्या किया, पहले से पैसा दे के रखा, तो वो चीज़ जो होती है वो इसमें आती है, उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद वो आता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादातर यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि सम टाइम कंपनी हैज़ मतलब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह कि जो कंपनी के पास कैश है उसको कहीं भी जगह आपने इन्वेस्ट कर लिया और वो आपको शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है आपको, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है नॉन करंट एसेट, ऐसा एसेट जो कि आप इतना इजीली आपको कैश में नहीं मिल सकता वापस। करंट एसेट का मतलब क्या था, आपको बस एक महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, ऐसा जब चाहो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको वो आप इजीली एसेट को कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। लेकिन नॉन करंट में ऐसा नहीं है, नॉन करंट में आप 1 साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट, कि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब जब कंपनी 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट लगाती है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, तो वो प्लांट से एकदम से तो पैसा नहीं आने वाले, वो प्लांट को लगेगा 3-4 साल 5 साल लगेगा, तो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बार प्लांट लगा दिया, अब वो प्लांट को बेच के थोड़ी ना पैसा हम निकालेगा। हमको जैसे कि प्लांट लगाया उसके बाद हमको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो प्लांट को बेच के हम थोड़ी ना 100 करोड़ रुपए लेंगे। तो वो होता है कि हम उसको ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, कि टेंजिबल एसेट यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे कि प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और इनटेंजिबल एसेट यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो वो चीज़ हो गई, तो वो भी हो गया। उसके बाद आता है कि गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल इज़ एन एसेट दैट यू कैंट फील, यानी कि ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, दैट यू कांट फील और टच मेकिंग इट इंटेंजिबल। लेकिन गुडविल इज़ यूजुअली अपीयर्स ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर इट बाइज अनदर कंपनी। तो ये गुडविल कब दिखता है आपकी बैलेंस शीट में, जब आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बाय करती है तब गुडविल दिखता है। लेकिन गुडविल एक्चुअली में क्या है, तो हम देखते हैं कि गुडविल इज़ द अमाउंट पेड फॉर अनदर कंपनी अबव दैट कंपनीज एक्चुअल वैल्यू। तो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर हम जितना ज़्यादा पे करते हैं उस दूसरी कंपनी को, उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो आप बोलोगे कि यार जितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू उससे हम ज़्यादा क्यों पे करें। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फेसबुक ने यहाँ पे बाय किया था इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम की जितनी वैल्यू थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, क्योंकि वो फ्यूचर की वैल्यू देखता है कि फ्यूचर में उससे बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। जैसे कि गूगल ने यूट्यूब को बाय किया था, यूट्यूब को कितना 4 बिलियन के शायद इतने में बाय किया था, तो इतने में पूरा यूट्यूब बिक गया था। तो लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि यूट्यूब इतना रेवेन्यू तो एक दिन में जनरेट कर रहा है, सोचो। तो ये सारी फ्यूचर बेनिफिट की बात है कि फ्यूचर बेनिफिट के लिए उसने आज ही इतना उसकी वैल्यू के लिए दे दिया पैसा, तो उसको बोलते हैं हम गुडविल। तो ये हो गया गुडविल। उसके बाद एसेट्स, ये एसेट्स हो गए इतने कि करंट एसेट होते हैं और नॉन करंट एसेट होते हैं, तो ये एसेट ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं लायबिलिटीज़ पे। तो लायबिलिटीज़ यानी कि क्या, तो लायबिलिटीज़ आर प्रोबेबल फ्यूचर सेक्रीफाइस फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट arising from present obligation of a particular entity to transfer asset or provide services to the other entities in the future as the result of past transaction or events। यानी कि ये एसेट का उल्टा है। यहाँ पे वो क्या होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आप अभी जो
जो भी आपको चीज़ खर्चा करनी पड़ती है वो होती है लायबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि आपको कंपनी का एक्सपेंशन करना है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको एक कंपनी है, उसका एक्सपेंशन करना है, तो आपने किसी से लोन लिया और आपने फिर नया एक्सपेंशन किया, उससे ज़्यादा आप फ्यूचर में आपको बहुत आपका पूरा जो रेवेन्यू है आपको डबल होने वाला है। तो वो जो आपने जो लोन लिया वो हो गया आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए अभी सेक्रीफाइस किया उतना, क्योंकि आप लोन पे फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो वो जो सेक्रीफाइस हम करते हैं फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। तो आप देखते हैं लायबिलिटीज़ कितने कितने टाइप की आती है। तो लायबिलिटीज़ में भी एक आती है करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, सब कुछ सिंपल ही है। तब करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, अकाउंट्स पेएबल। करंट एसेट में क्या था, अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब पैसा आपको मिलना था। लेकिन लायबिलिटीज़ में क्या है, अकाउंट्स पेएबल, यानी कि किसी सप्लायर से आप क्रेडिट पे कुछ सामान लेते हैं, जैसे कि अभी कोई हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जिसका अभी सेल होना बाकी है, लेकिन उसको बनाने के लिए सामान तो रॉ मटेरियल तो अभी के लिए चाहिए ना, पैसा जैसे कि कुछ सेल होगा उसका और उसके पास पैसा आएगा तो वो आपको बाद में दे देगा शॉर्ट थोड़े टाइम में। तो ऐसे क्रेडिट पे जो सप्लायर से पहले से ही आप हम कुछ चीज़ लेते हैं, उसके बदले में हमको जो पैसा देना होता है फ्यूचर में, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल। क्योंकि कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती है उसका ये नहीं होता है कि चल अभी 100 रुपये की चीज़ ली 100 रुपये दे दिए, ऐसे इतने तो ट्रांजेक्शन नहीं चलता। वहाँ पे एक लंबी लिस्ट बनती है कि इतना पैसा देना है, फिर एक साथ में पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे वहाँ पे काम होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद आता है सैलरी पेएबल। तो जो हर महीने एक सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो आता है सैलरी पेएबल में। उसके बाद आता है टैक्स पेएबल, यानी कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उसके ऊपर भी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, तो वो जो टैक्स देना पड़ेगा वो आएगा टैक्स पेएबल पे। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, यानी कि जो भी लोन ले रखी है साइड पे, तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आ गया इंटरेस्ट पेएबल में। उसके बाद आता है एक्रूअल्स। तो ये क्या है, तो ये है अकर्ड एक्सपेंसेस एडजस्टेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक एडजस्टेड एक्सपेंसेस है जो कि नॉर्मल जो जर्नल होती है उसमें एंट्री रिकॉग्नाइज नहीं हुआ होता है। जैसे कि मान लो कि अभी आपकी कंपनी बहुत अच्छी ठीक ठाक चल रही है, वो कंपनी का नल बिगड़ गया तो आपने प्लम्बर को बुला लिया, या फिर आपका कोई सॉकेट काम नहीं कर रहा तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप पूरी अकाउंटिंग की जो होती है उसमें थोड़ी ना चेंजेस एकदम से होते हैं। तो वो जो सारी जो रिकॉग्नाइज नहीं होती है अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज में, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूअल्स। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक शॉर्ट टर्म लोन। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोन लेते हैं तो वो भी आती है किस में, आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर होता है वो आता है करंट में, और जो भी 1 ईयर से ज़्यादा का हो जाता है वो फिर हो जाता है नॉन करंट में। तो यहाँ पे देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गया ना वर्ड, लॉन्ग टर्म, मतलब कि आरंट ऑब्लिगेशन टू सेटल इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको सेटल करना है ऐसी ज़रूरत नहीं, आपको 3 साल 4 साल 5 साल, आपको 1 साल से ज़्यादा में आप फिर उसको सेटलमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब अभी के अभी चुकाने की ज़रूरत नहीं, आप धीरे धीरे करके लंबे टाइम के बाद आप चुकाना। तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन। फिर आप बॉन्ड से पैसे रेज करते हो, बॉन्ड इश्यू करते हो, उसके बदले में पैसा रेज करते हो, तो वो हो गया बॉन्ड। उसके बाद हो गया डेफर्ड इनकम टैक्स। तो ये क्या, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है डिफर्ड इनकम टैक्स। इसमें से कंपनी को भी डिसाइड करने में आसानी रहती है कि टैक्स सेविंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज़। तो ये क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी है ये, कि फ्यूचर में जैसे कुछ प्लांट हुआ, उसमें अगर मान लो ब्लास्ट हो गया और उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ है वो उसकी डेथ हो गई, तो उसके लिए जो भी कुछ होगा उसको जो भी मुआवजा देना पड़ेगा, और वो सारी जो चीज़ें खर्चे आते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें आती है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में। तो ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। और अब आते हैं हम इक्विटी के ऊपर। तो इक्विटी क्या होता है, इक्विटी माने
हमने देखा था इक्वेशन की एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा था लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। ये देखिए, तो अगर इक्विटीज़ चाहिए तो लायबिलिटीज़ को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है। तो और इक्विटी क्या करता है कि इक्विटी रिप्रेजेंट करता है नेट फंड्स इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस बाय इट्स ओनर। मतलब ओनर्स के द्वारा जो भी नेट फंड इन्वेस्ट किया हुआ है वो रिप्रेजेंट होता है इक्विटी के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी फंड कंपनी में इन्वेस्ट होता है वो सारा कोई उन ओनर्स का नहीं होता, कुछ ओनर्स का होता है, कोई बाहर से लोन लिया हुआ है, कोई इधर से लोन लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती है, तो वो हमको निकालनी पड़ती है। तब जाके हमको पता चलता है कि हाँ, इतना जो पैसा है वो तो नेट हमारा ही है कंपनी में लगा हुआ, तो वो होता है। और इसमें भी दो चीज़ होती है कि ओनर्स की इक्विटी और एक होती है शेयर होल्डर्स की इक्विटी, क्योंकि हमने स्टॉक्स उनके बाय किए हुए हैं तो हम भी तो उस कंपनी के हिस्सेदार हुए। तो ये दो चीज़, ओनर्स की इक्विटी होती है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है। तो इक्विटी हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट कैसे देते हैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैलेंस शीट, इसमें आ गया एसेट, उसमें आ गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और यहाँ पे देखिए ये इक्विटी और लायबिलिटीज़। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्विटी और लायबिलिटीज़ कितनी है, 92,768। और आप यहाँ पे देखेंगे टोटल एसेट 92,768। हो गया मैच एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी का। तो ये चीज़ है। तो इसको एग्जाम्पल से देखें तो मान लीजिए आपको मैगी बनानी है, तो इसके लिए आपने 10 रुपये का कैश लिया। तो ये 10 रुपये का कैश आपके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने अपना पैसा 10 रुपये लगाए, तो मतलब कि ओनर के इक्विटी मतलब 10 हो गया, ये लायबिलिटीज तभी 0 है। तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, टोटल 10 ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आप 10 रुपये की मैगी ला के घर पे रख दी, तो ये आपका 10 रुपये खर्च हो गया। तो अब यह हो गया आपका इन्वेंट्री में चला गया, तो ये 10 रुपये हो गया। तो फिर भी यहाँ पे इक्वली हुआ ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज और इक्विटी का वो हम दोनों इक्वल करेंगे तो ये हो गया सेम, ठीक है। तो ऐसे चलता है। फिर हम मैगी को बनाएंगे और वो सारी चीज़ हम करेंगे, तो ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाएंगे ऐसे करके, तो वो सारी एट दी एंड मैच होगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी में। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसलिए ये बैलेंस शीट में ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कैसे कैसे किस किस में कितना खर्चा हुआ, कैसा हुआ, तो ये होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, और वो आप आराम से सारी बैलेंस शीट होती है जो भी कंपनीज़ की, वो एनालाइज कीजिएगा कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कौन सा बुरी है और कौन सी अच्छी है, वो सब आप देखिएगा। तो अभी के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट डाउन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक बेस है, इसके बिना आप आगे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं मिलता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।